तो दोस्तों ये है बात साल 1939 के एक बेहद सर्दी के दिन की। जैसे ही उगते सूरज की हल्की हल्की किरणें फिनलैंड के कोहरील युह के जंगलों में पड़ी, तो उसी क्षण सोवियत सैनिकों ने बर्फीले जंगल के बीच से मार्च शुरू कर दिया और उन्हें इस बात का भी इल्म था कि शायद ये उनके आखिरी पल हो सकते हैं। जैसे तैसे वो लोग इस बर्फीले इलाके से आगे बढ़ रहे थे कि तभी एक गोली चलने की आवाज आई, जिसने एक सैनिक के दिल की धड़कन रोक दी। बाकी सैनिकों को जैसे ही घटना का एहसास हुआ, वो तुरंत कवर के पीछे छुप गए। हालांकि उन्होंने छिपने की बहुत कोशिश की, लेकिन अफसोस कि धीरे धीरे उन सबको एक एक करके मार दिया गया। बस कुछ ही मिनटों में ये पूरा ग्रुप तहस नहस हो गया। लेकिन उनकी ये हालत करने के पीछे कौन या क्या था, इस बात का उत्तर यहाँ से लगभग 1000 फीट की दूरी पर बैठा था। पहली बात तो यह है कि उसे देखना लगभग असंभव है, लेकिन बर्फ में छिपकर और हाथ में राइफल लेकर ये कोई और नहीं बल्कि एक फिनिश स्नाइपर था। सिमो हाय हा था, जिसे व्हाइट डेथ के रूप में जाना जाता है। ये बेशक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उपलब्धि प्रतीत होती है, लेकिन हाय हा के लिए ये बस एक और दिन था। और वक्त के साथ साथ जब सर्दियों का ये युद्ध समाप्त हो गया, तो मार्च 1940 तक इस आदमी ने अपने दम पर ही 500 से भी ज्यादा सोवियत सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था, जिससे उसे सबसे घातक स्नाइपर का ताज पहनाया गया। फिर भी इस आदमी की अद्भुत उपलब्धि के बावजूद उसकी जिंदगी की कहानी किसी को ज्ञात नहीं थी। तो दोस्तों, आखिर ये सेमो हाई हा असल में था कौन और इतना घातक स्नाइपर कैसे बन गया, जिसे पूरी दुनिया ने पहले शायद ही कभी देखा हो। साल 1905 में राउ ती यार वी दक्षिण पूर्वी फिनलैंड में जन्म लेने वाले हाय हा किसानों के एक परिवार के 8 बच्चों में से 7वें थे। और जब वो खेत में अपने परिवार की मदद नहीं कर रहे होते, तो उस दौरान वे अपने शूटिंग और स्कीइंग जैसे शौक का लुत्फ उठा रहे होते हैं। वो अक्सर आसपास के जंगल में जाकर लोमड़ियों का शिकार करता था। भले ही इस जानवर के छोटे कद और उसकी तेज रफ्तार के कारण उसका शिकार करना बहुत कठिन हो जाता है, लेकिन यही वो प्रैक्टिस है जिसमें हाय हा ने अपनी स्नाइपर जैसी शिकार क्षमताओं को निखारा। इस स्किल को उसने इस पॉइंट तक इम्प्रूव किया जो बाद में उनके जीवन में महत्वपूर्ण साबित हुई। और ज़्यादा समय बर्बाद करने से पहले फिन की ये निशानेबाजी वाली स्किल एक सामान्य शौक से बढ़कर बन गई। इसने शूटिंग प्रतियोगिताओं में भाग लेना शुरू कर दिया, जहां उन्होंने लगभग हमेशा जीत हासिल की। सेमो इतना सफल था कि कहा जाता है कि हाय हा का घर कभी शूटिंग ट्रॉफी से भरा हुआ था, जो उसने एक युवा के रूप में हासिल की थी। एक शार्प शूटर के रूप में अपने बेहतरीन स्किल्स के साथ इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि 1922 में सिर्फ 17 साल की उम्र में हाय हा ने फिनिश गार्ड के लिए वॉलंटियर के रूप में काम किया। ये एक पैरा मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने सदस्यों को मिलिट्री ट्रेनिंग प्रदान करती है। लेकिन इसके बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि जब उसने मिलिट्री ट्रेनिंग का स्वाद पहली बार चखा, तो वे खेती के जीवन से बहुत ही दूर था और यहाँ उसे लोमड़ियों को मारने की तुलना में कहीं ज़्यादा बड़े शिकार मिल रहे थे। लेकिन इससे पहले कि हम और गहराई में बात करें, आप नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबाकर अपनी हिटिंग एबिलिटीज़ का टेस्ट क्यों नहीं कर लेते, पता तो चले कि आप सिमो से कितना बेहतर हैं। सब कर दिया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बता दूं कि सिर्फ 2 साल के बाद 19 साल की उम्र में 5 फीट 3 इंच लंबे हाय हा ने 15 महीने की कंपलसरी मिलिट्री सर्विस की शुरुआत साइकिल बटालियन के सदस्य के रूप में की। जी, आपने बिल्कुल सही सुना। ये एक मजाक जैसा लग सकता है, लेकिन क्या आपको पता है कि 20वीं शताब्दी की शुरुआत में बाइसिकल इन्फेंट्री सेना के सदस्यों को युद्ध के मैदान में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करती थी, जिसके लिए मिलिट्री बाइसिकल इस्तेमाल होते थे। इसके अलावा सिमो ने स्पष्ट रूप से कुछ मिलिट्री ज्ञान भी हासिल किया और वक्त के साथ उसे सम्मानपूर्वक डिस्चार्ज किया गया और बाद में उसे कॉर्पोरल के पद के लिए भी प्रमोट कर दिया गया। तो दोस्तों, सेना में उनके कारनामों के बाद आप सिमो के स्नाइपिंग करियर के आगे बढ़ने की उम्मीद कर रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, या कम से कम इतना जल्दी तो नहीं हुआ। साइकिल बटालियन के साथ अपनी सर्विस पूरी करने के बाद वो वापस अपने घर लौट आया और फिर से खेत पर काम करने लगा। भाई, ये किसी नायक की कहानी से कम नहीं है ना? लेकिन इसकी कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हुई। 1920 के दशक में फिनिश सिविल गार्ड ने अपनी एक शानदार और घातक आर्मरी तैयार की, जो मोसिन नागिंट M28x30 राइफल का वेरिएंट था। इस राइफल ने रशियन आर्मी M91 मोसिन नेजेंट की जगह ले ली। मैनुअल रूप से ऑपरेट होने वाली इस बोल्ट एक्शन राइफल को अपने पुराने वर्जन की तुलना में काफी बेहतर बनाया गया, जिसमें एक बेहतर रियर साइट और मैगजीन शामिल थी, जिसे जैमिंग की दिक्कत को भी खत्म करने के लिए डिजाइन किया गया था। महत्वपूर्ण बात यह है कि सिविल गार्ड में काम करने वाले फिनिश सैनिकों के लिए ये विकल्प भी रखा गया था कि वे अपने पास रखने के लिए M28x30 राइफल को बेझिझक खरीद सकते हैं। मैं ये कल्पना कर रहा हूँ कि सिमो इस लाइन में पहले नंबर पर होते। भाई, कहा जाता है कि उसने हथियार के साथ फैमिलियर होने में जरा भी समय बर्बाद नहीं किया। और सरप्राइज की बात आपके लिए यह है कि सिमो ने M28x30 को चलाने में महारत हासिल कर ली। ये बात आप मेजर तापियो सारेलेनिन से पूछ सकते हैं, जिससे सबसे पहले सिमो के स्नाइपिंग स्किल्स को अपनी आंखों से उसने देखा था।
एक पॉइंट पर सारे लेनिन ने देखा कि हाय हा ने सटीकता से अपने लक्ष्य पर निशाना साधा जो 500 फीट दूर था। लेकिन हो सकता है ये तुक्के से लग गया हो, लेकिन बता दूं ये कोई तुक्का नहीं, बिल्कुल सही था। उसने सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 16 बार निशाना साधा। और क्या मैंने बताया कि उसने उस लक्ष्य को 16 बार सिर्फ 1 मिनट में हिट किया था। भाई मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या किसी ने इस आदमी की जांच पड़ताल की कि ये लड़का एआई की शुरुआत तो नहीं थी जो इस बात की उपलब्धि को और ज़्यादा अविश्वसनीय बनाती है। वो ये है कि हाय हा जब अपनी M28x30 राइफल का इस्तेमाल करता था तो अपने लक्ष्य को बेहतर बनाने के लिए वे किसी फैंसी स्कोप या टेलीस्कोप गियर का इस्तेमाल नहीं करता था। हाँ, वो इतना माहिर था कि इस हथियार को मैनुअल रूप से 5 कारतूस मैगजीन से लोड किया जाता है। तो इसका मतलब है कि ये 16 शॉट्स के दौरान सिमो को अपनी राइफल को 4 बार रिलोड करना पड़ता था। फिर भी ना जाने किसी तरह से वो हर एक सटीक शॉट फायर करने में कामयाब रहता था, वो भी बस 3.75 सेकंड्स में। जी हाँ, ये कुछ टर्मिनेटर स्टाइल की शूटिंग है जो शायद ही मैंने कभी सुना है। लेकिन क्या सिमो के पास युद्ध में अपनी इस असाधारण प्रतिभा को पेश करने का कोई रास्ता था? खैर, बिल्कुल ऐसा ही हुआ जब 1930 के दशक के दौरान पूरे यूरोप के आसपास माहौल काफी हद तक खराब होने लगा और फिनलैंड की तुलना में कहीं सारी चीजें ज्यादा परेशान करने वाली बन गईं। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, ये समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाने की जरूरत है। तो बात है 19वीं सदी की शुरुआत की। साल 1809 में फिनलैंड स्वीडिश साम्राज्य का एक हिस्सा था। हालांकि फिनिश युद्ध के दौरान रूसी साम्राज्य से अपनी हार के बाद स्वीडन ने फिनलैंड को रूसी साम्राज्य को सौंप दिया। लेकिन ठीक 100 साल के बाद साल 1917 में रूसी साम्राज्य का पूरी तरह से पतन हो गया। इसलिए फिनलैंड ने हालातों का फायदा उठाते हुए रूस से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि फिन्स लंबे समय तक अपनी स्वतंत्रता का आनंद नहीं ले पाए। 1930 के दशक में सोवियत यूनियन ने जोसेफ स्टालिन के शासन के दौरान टेरिटोरियल एक्सपेंशन की नीति अपनाई। ऐसा इसलिए क्योंकि स्टालिन को डर था कि जर्मनी सोवियत यूनियन के खिलाफ फिनलैंड को ऑपरेशन बेस के रूप में इस्तेमाल करेगा। इसलिए वो फिनलैंड में सेना तैनात करना चाहता था और वो रूसो फिनिश सीमा को 20 मील उत्तर पश्चिम में बढ़ाना चाहता था ताकि वे एक बफर जोन बनाकर सोवियत यूनियन को जर्मनी से बचा सकें। लेकिन सोवियत यूनियन की तुलना में सिर्फ 2% आबादी होने के बावजूद फिनलैंड ने इस बात से इनकार कर दिया। ऐसा नहीं है कि स्टालिन को उसकी परवाह थी। फिनलैंड के खंडन के बाद सोवियत यूनियन ने फिनलैंड की पूर्वी सीमा पर आक्रमण करना शुरू कर दिया और 30 नवंबर 1939 में युद्ध शुरू हो गया जो विंटर वॉर के नाम से मशहूर हुआ। उसके इस युद्ध के पीछे का असली उद्देश्य ये था कि इस साल के अंत तक वे फिनलैंड के पूरे क्षेत्र पर कब्जा जमा लेगा और सोवियत यूनियन को इतना विश्वास था कि वे इस प्लान के मुताबिक सफल होंगे। उन्होंने जो सेना भेजी थी उसमें मिलिट्री बैंड भी शामिल थी ताकि अपनी योजना के विजय के तहत वो परेड का आनंद ले सकें। हेलसिंकी में वो भी। सच कहूं तो उनके पास ये मानने का एक अच्छा कारण था कि वे जीत जाएंगे क्योंकि कुल मिलाकर 21 सोवियत डिवीजनों ने फिनलैंड में मार्च किया था जिसमें लगभग 4,50,000 लोग शामिल थे। साथ ही 6,000 टैंक भी थे और 3,000 से ज्यादा विमान थे और फिनलैंड के पास सिर्फ 3 लाख सैनिक, 32 टैंक और बमुश्किल 100 से ज्यादा विमान मौजूद थे। भाई मुझे नहीं लगता कि ये एक फेयर लड़ाई है ना? हालांकि जब स्टालिन के लोग रूसी सर्दियों की ठंडी परिस्थितियों के साथ बहुत हद तक वाकिफ थे, लेकिन फिनलैंड का मौसम किस हद तक कड़वा हो सकता है इसके लिए वो तैयार नहीं थे। आपको बता दूं कि कमर को जमा देने वाला यहाँ का तापमान -45 फ़ारेनहाइट तक गिर गया था, जिससे कड़ाके की ठंड की स्थिति पैदा हो गई, जिसके लिए लाल सेना के सैनिक बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। मामले को और भी बदतर बनाने के लिए सोवियत वर्दी ठंड से निपटने के लिए पर्याप्त गर्म भी नहीं थी और ये घायल सैनिकों के लिए और भी बुरी बात थी क्योंकि बर्फीली परिस्थितियां और पेचीदा इलाके के कारण मेडिकल सेवाएं किसी भी घायल सैनिक की तुरंत देखभाल करने में असमर्थ थीं। लेकिन सैनिक ही सिर्फ एकमात्र सोवियत युद्ध मशीन का हिस्सा नहीं थे जो इन कठोर फिनिश परिस्थितियों से पीड़ित हो रहे थे, बल्कि उन्हें ले जाने वाले लोगों की तरह ही सोवियत हथियार भी बर्फ में काम नहीं कर रहे थे क्योंकि उन्हें कठोर ठंड की स्थिति में काम करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। बंदूकें खराब हो गईं, इंजन ठप हो गया और मोटर वाहन जम गए। सोवियत सैनिकों के लिए हालात और ज्यादा बदतर हो गए थे क्योंकि उनका जीवन बिना किसी अनुभव वाले मिलिट्री लीडर्स के हाथों में सौंप दिया गया था। 1930 के दशक के अंत तक स्टालिन ने अपने पोटेंशियल राइवल के मोह में आकर अपने हजारों मिलिट्री एक्सपर्ट्स को कैद करवा लिया था। कई सारों को तो मार भी दिया था। इस घटना को ग्रेट पर्ज का नाम दिया गया जिसने स्टालिन के इस पागलपन को थोड़ा सा कम कर दिया था। लेकिन इसका प्रभाव सोवियत यूनियन के लिए बहुत ही विनाशकारी रहा था क्योंकि लाल सेना पूरी तरह से डिसऑर्गेनाइज हो गई थी और मिलिट्री को जानने वाले और अनुभव वाले जनरलों की कमी हो गई थी। अपने विशाल शत्रु के विपरीत फिनिश सेनाएं इस विंटर वॉर के लिए पूरी तरह से तैयार थीं। शुरुआत के लिए बता दूं कि वे पूर्वी फिनलैंड के बर्फीले इलाके के साथ अपने हाथ की तरह वाकिफ थे। बहुत से सैनिक स्की पर बाल्टिक बैटलफील्ड में उतरे
जिससे उन्हें लाल सेना के सैनिकों और सप्लाईज के लंबे घुमावदार स्तंभों पर तुरंत और घातक हमले शुरू करने में मदद मिल गई। और बता दूं कि सोवियत सेना के विपरीत फिनिश सैनिकों को गर्म कपड़े दिए गए थे ताकि सैनिकों को बर्फीले इलाके में कप कपाना ना पड़े। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि लाल सेना के विपरीत फिनिश सेना के कोट सफेद रंग के थे और लाल सेना की वर्दी खाकी रंग की थी, जिससे वे सफेद बर्फीले युद्ध के मैदान में 4.5 लाख खड़े खंभों की तरह नजर आते थे जिन्हें आसानी से स्पॉट किया जा सकता था। लेकिन यहाँ एक और ताकत थी जो फिनिश सैनिकों को विंटर वॉर में आगे बढ़ा रही थी। ये ऐसी चीज थी जिसे स्टालिन ने शायद ही पहले कभी आते हुए देखा था। दोस्तों, कोई भी अंदाजा नहीं है। जी हाँ, ये हमारा बहादुर सिपाही सिमो हाइया था। इस छोटे शार्प शूटर को करेलिया में तैनात किया गया था। ये वो इलाका है जो उस समय दक्षिण पूर्वी फिनलैंड में आता था। ये यहाँ अपनी M28x30 राइफल के साथ था। ये वही राइफल थी जिसे कई सालों से अपने खेत में इस्तेमाल कर रहा था। हाया ने इसे कोला नदी के पास के बर्फीले पहाड़ों में सेटअप किया था। यहाँ पर उसने खुद को बर्फ में छिपा रखा था और पूरे सब्र के साथ तब तक इंतजार कर रहा था जब तक कि उसकी नज़र किसी अनजान दुश्मन पर नहीं पड़ती। कई घंटों के बाद उसके इस सब्र का फल मिला, क्योंकि जैसे ही एक सोवियत सैनिक पेड़ों के पीछे से बाहर निकला तो हाया पहले ही लगभग 1000 बार इस पोजीशन में रह चुका है। लेकिन आमतौर पर उसने पहले सिर्फ किसी लोमड़ी या लक्ष्य को अपना निशाना बनाया, किसी दुश्मन को नहीं। उसने खुद को स्थिर किया, अपनी राइफल को पोजीशन किया और फिर फायर किया। भाई, गोली हवा में 1000 फीट से दूर उड़ती हुई आई और खाकी वर्दी को पार कर गई और एक बदकिस्मत सोवियत सैनिक को मौत के घाट उतार दिया। हाँ भाई, युद्ध के मैदान में भी सिमो का निशाना कड़क है। अब इसके लिए जितना संभव हो सके उतने सोवियत दुश्मनों को मारना जरूरी था। लेकिन हाया इनको मारने में कोई आनंद नहीं ले रहा था। यहाँ तक कि उन्होंने कहा, मैंने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया और मुझे जो कहा गया था और जितना मैं कर सकता था मैंने किया, जिसके परिणाम में सिमो ने सचमुच अपना कर्तव्य बहुत अच्छे से निभाया। युद्ध के लगभग हर दिन हाया अपने नाम कुछ किल्स करता था। वे लगातार सोवियत सैनिकों को सैकड़ों फीट दूर बर्फ से ढके हुए गड्ढों में बैठकर मार गिराता था। और वक्त के साथ जब ये विंटर वॉर समाप्त हुआ तब तक इस जनाब ने लगभग 500 से भी ज्यादा लोगों को अपनी भरोसेमंद M28x30 से मार गिराया था। हालांकि बिल्कुल सही नंबर नहीं पता कि इसने कितने सैनिक मारे थे, लेकिन ज्यादातर लोग इस बात से सहमत हैं कि ये संख्या 505 और 542 के बीच भी थी। भाई, अगर अभी इस बात ने आपको हैरान नहीं किया तो बता दूं कि हाया ने सिर्फ 98 दिनों की लड़ाई में यह हासिल किया था। इसका मतलब है कि आदमी हर दिन 5 से ज्यादा स्नाइपर शॉट्स रिकॉर्ड कर रहा था। लेकिन असल में फिर भी यहाँ हाया की विशाल संख्या के साथ न्याय नहीं हुआ, क्योंकि आप जानते हैं कि सर्दियों में फिनलैंड में एक दिन में सूर्य सिर्फ लगभग 6 घंटे के लिए निकलता है, जिसका मतलब यह है कि ज्यादातर दिनों में हाया के पास सोवियत सेनाओं के खिलाफ निशाना साधने के लिए बस कुछ घंटे होते थे। आसान भाषा में कहूँ तो हाया ने कुल 98 दिनों तक लड़ा और हर एक दिन उसके पास लगभग 6 घंटे होते थे, जिस दौरान वो असल में अपना निशाना साध सकता था। इसका मतलब है कि कुल मिलाकर उसके पास युद्ध के मैदान में सिर्फ 590 घंटे थे, जिसके दौरान वे मैदान में दूर तक देख सकते थे और अपनी राइफल से फायर करने में वो सक्षम था। इसका मतलब है कि वो लगभग हर घंटे एक सैनिक को मार गिराता था जिस दौरान वे लड़ाई करते थे। तो अचानक ही 500 से ज्यादा लोगों की हत्या की संख्या बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो गई। हालांकि प्रैक्टिकली रूप से हाया हर दिन सोवियत सैनिकों को मार गिरा रहा था, लेकिन एक अवसर खास रूप से ऐसा था जब उसकी शार्प शूटिंग स्किल से वे खुद भी आश्चर्यचकित हो गया था। जी हाँ, 21 दिसंबर 1939 का दिन है, जब क्रिसमस करीब था, लेकिन हाया उत्सव मनाने के मूड में नहीं था। उस एक दिन में उसने 25 सैनिक मार गिराए और ये सब महज 6 घंटे में हुआ। इसका मतलब है कि उस दिन सिमो एक सोवियत सैनिक को लगभग 14 मिनट में मार गिरा रहा था, लेकिन सैनिकों को मार गिराने की ज्यादा संख्या नहीं थी जिसने हाया को इतना ज्यादा घातक स्नाइपर बना दिया, बल्कि वे बड़ी दूरी से भी दुश्मन पर सटीक निशाना साधने में सक्षम थे। आमतौर पर उसकी शूटिंग रेंज 1000 फीट होगी, लेकिन सबसे दूर का उसका जो निशाना रिकॉर्ड किया गया उसकी दूरी 1500 फीट थी। उदाहरण के लिए बता दूं कि ये लगभग 4 NFL फुटबॉल मैदानों की लंबाई होगी। भाई, क्या ऐसा कुछ है जो ये आदमी तब नहीं कर सकता था जब उसके हाथ में राइफल हो? आप शायद सोच रहे होंगे कि कैसे हाया का नाम ये 5 फुट 3 इंच लंबा साइकिल चलाने वाला फार्म बॉय इतने घातक स्नाइपर में बदल सकता है। और शुरुआत में आप ये जरूर सोचेंगे कि उसकी राइफल में कोई सुपर स्कोप लगा होगा जिसकी मैग्निफिकेशन कमाल की होगी, या शायद दुश्मन को आसानी से निशाना बनाने के लिए किसी प्रकार की इंफ्रारेड हीटिंग लगी होगी। खैर, बता दूं कि सिमो किसी स्कोप का इस्तेमाल नहीं करता था। वो पूरी तरह से बस अपने हथियार की आयरन साइट पर ही निर्भर रहता था। लेकिन हाया का स्कोपलेस स्नाइपर इस्तेमाल करने का लक्ष्य का दिखावा करना बिल्कुल भी नहीं था। यह सुनने में भले ही अजीब रणनीति लगे, लेकिन बिना किसी स्कोप के निशाना लगाना उसके अपने फायदे के लिए था, क्योंकि जब लेंस पर लाइट पड़कर रिफ्लेक्ट होती है तो स्नाइपर का स्कोप चमक सकता है। इसलिए जितना संभव हो सके उतना सावधान बने रहने की कोशिश में हाया ने स्कोप इस्तेमाल करने के पुराने आइडिया को रद्द कर दिया।
इसके अलावा स्कोप का इस्तेमाल करने के लिए शूटर को अपने सिर को सामान्य रूप से कुछ इंच ऊपर उठाने की जरूरत पड़ती है, जिससे उन्हें देखे जाने या सिर पर गोली लगने की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हायहा को खेत में शिकार के दौरान लोहे की राइफलों से निशाना साधने की आदत हो गई थी। बिना किसी स्कोप के उसे जो सफलता मिली उसे देखते हुए वे अपना दृष्टिकोण नहीं बदलना चाहते थे। मतलब अगर कुछ टूटा ही नहीं है तो उसे ठीक मत करो। ये सिर्फ स्कोप की बात नहीं थी या उसकी कमी नहीं थी जिसकी हाया को आदत हो गई थी, बल्कि वे बिल्कुल उसी राइफल का इस्तेमाल कर रहे थे जिसके साथ उसने खेत में ट्रेनिंग की थी। इसलिए एक नई किस्म की राइफल विंटर वॉर में इस्तेमाल करने के बजाय हायहा ने M28x30 को ही इसके रिलायबिलिटी और शॉट की स्थिरता के लिए समर्थन किया। हालांकि ये कोई खास तरह का आकर्षक हथियार तो नहीं था, लेकिन ये एक ऐसा हथियार था जिसमें उसने महारत हासिल कर ली थी। इसके अलावा फिनिश मेड हथियार होने के कारण M28x30 को आर्कटिक बर्च स्टॉक के साथ बनाया गया था, जो हथियार को किसी भी ठंडी फिनिश कंडीशंस में खराब होने से बचाता है। और ऐसे समय में जब सोवियत इक्विपमेंट्स ठंड के साथ निपटने में विफल हो रहे थे, तब रिलायबिलिटी ही सब कुछ थी। सिमो को पहले भी शिकार करने का अनुभव था, जिसका मतलब ये भी था कि उसने धैर्य रखने की स्किल, सांस लेने के महत्व और दूरी का अंदाजा लगाने की क्षमता महारत हासिल कर ली थी। माना कि अब दाव बहुत ज्यादा ऊंचे थे और निश्चित रूप से अब वे लोमड़ियों का शिकार नहीं कर रहे थे, लेकिन सिमो के पास एक बेहतर ट्रेनिंग, टैलेंट और अनुभव था जो कि शानदार स्नाइपर बनने के लिए जरूरी होता है। दुश्मन को शूट करने का टैलेंट और M28x30 के साथ उसका पूरी तरह से वाकिफ होने के अलावा हायहा को इतना घातक स्नाइपर बनने के पीछे का एक बड़ा कारण उसका शॉट में लगाया गया अपार समय और तैयारी थी। भाई रात के अंधेरे में ठंडे फिनिश जंगलों में भी हाया ने आराम करने से इनकार कर दिया, और जब उसके साथी सो रहे थे तो हायहा ने अलग अलग पोजीशन में फायरिंग करने का अभ्यास किया और साथ ही उसने सही फॉक्स होल की भी तलाश की जहां से दुश्मन के आने का मार्ग उसे स्पष्ट नजर आए। हालांकि जब सुबह हुई तो इस बात की कोई संभावना नहीं थी कि सोवियत सेना उसे स्पष्ट रूप से देख सके। अपने सफेद विंटर कोट में सिमो घंटों तक बर्फीले गड्ढों में लेटे रहते। वे अच्छी तरह से यहाँ छुपे रहते थे और अपने आसपास बर्फीली चीजों के साथ कैमोफ्लेज कर लेते थे। हायहा ने अपनी स्नाइप को और बेहतर बनाने के लिए कुछ विचित्र ट्रिक्स को भी विकसित किया। वो बार बार अपने सामने की बर्फ पर पानी डालता रहता। अभी आप सोच सकते हैं कि हायहा का बस वक्त गुजारने का एक तरीका है, क्योंकि वो अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा था, लेकिन आप उसकी प्रतिभा को कम आंक रहे हैं। बता दूं कि ठंड के कारण पानी बर्फ पर जल्दी जम जाता था। इसका मतलब यह है कि जब वो गोली चलाता था तो उसकी बंदूक से होने वाला विस्फोट उसके सामने की बर्फ को हल्का सा इधर उधर करता था, जिससे उसकी लोकेशन स्पॉट हो सकती थी। भैया अति उत्तम। लेकिन सिमो की तरकीबें यहाँ पर खत्म नहीं हुई। वो सचमुच वहाँ पर बर्फ खाता था, लेकिन जिंदा रहने के लिए नहीं। हालांकि निसंदेह भूख ने उसकी परीक्षा ली होगी, क्योंकि शिकार के दौरान वो सिर्फ चीनी के टुकड़े और सूखी रोटी खाता था, क्योंकि ये वो व्हाइट फूड है और इसे पकाने की जरूरत नहीं होती और जिससे उसकी पोजीशन खराब भी नहीं होती। दरअसल वे बर्फ इसलिए खाता था ताकि जब वो ठंडी हवा में अपनी गर्म सांस छोड़े तो सोवियत उसे स्पॉट न कर पाए। भाई मेरा तो दिमाग सिर्फ आइसक्रीम देखकर फ्रीज हो जाता है। ठंडी बर्फ के एक के बाद एक टुकड़े खाते रहना तो दूर की बात है। इस तरह की टेस्टिंग की प्रैक्टिस, प्लानिंग और डेडिकेशन के साथ ही वो परफेक्ट पोजीशन और डिस्क्रीट रह पाया, जिस वजह से सोवियत यूनियन के लिए सिमो को ट्रैक करना लगभग असंभव हो गया था। आश्चर्य की बात नहीं कि उसकी लगातार बढ़ती हत्याओं की संख्या और पकड़ में न आने के कारण सिमो को प्रसिद्धि हासिल करने में ज़्यादा समय नहीं लगा। फिनिश अखबारों ने शार्प शूटर को व्हाइट डेथ के रूप में प्रचारित किया और वो एक वीर इंसान बन गया जो फिनलैंड को सोवियत यूनियन का विरोध करने में मदद कर सकता था। जल्दी ही व्हाइट डेथ की छवि हर जगह फिन्स के दिमाग में छप गई। वो एक महान गार्डियन स्पिरिट बन गया जो एक भूत की तरह बर्फ में घूमता रहा और अपनी इच्छानुसार सोवियत सैनिकों को बाहर निकालता रहा। इसका ये व्हाइट डेथ नाम इतना प्रसिद्ध हो गया कि सोवियत भी उसे इसी नाम से पुकारने लगे। भाई इसमें कोई शक नहीं है कि वो कांपते रह गए, और ये सिर्फ ठंड की स्थिति कारण नहीं था। मुझे लगता है कि कहना उचित होगा कि मुझे कुछ बुरे सपने आने वाले हैं जिसमें व्हाइट डेथ मेरा शिकार कर रहा होगा, लेकिन वो इतिहास के दूसरे उत्तम निशानेबाजों की बराबरी कैसे कर सकता है। खैर, जब सिमो बच्चा था तो एक कैनेडियाई स्नाइपर फ्रांसिस पेह गाह बोह पहले विश्व युद्ध के दौरान अपने देश की सेवा कर रहा था। अपनी युवावस्था में वो भी एक शिकारी था, जिससे उन्हें निशानेबाजी के प्रति गहरी नज़र विकसित करने में मदद मिली, जिसके बाद वो युद्ध के मैदान में उतरा। अपनी 3 साल की सेवा में पेह गाह बोह ने लगभग 378 जर्मन सैनिकों को मार डाला, जिससे वो पहले विश्व युद्ध का सबसे घातक स्नाइपर बन गया। फिर ठीक 20 साल के बाद एक और महान स्नाइपर उभर के सामने आया, लेकिन मैं हमारे लड़के सिमो के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। फियोदोर कोहलोवकोव एक सोवियत स्नाइपर था जिसने लाल सेना के साथ दूसरे विश्व युद्ध के दौरान काम किया था। युद्ध के पहले उन्होंने शार्प शूटिंग ट्रेनिंग में भाग लिया और उसने तो वो रोह शी लव शूटर बैज अपनी सटीकता के लिए हासिल किया था। कुछ ही समय के बाद ओह कोहलोवकोव और उनके भाई दोनों को एक साथ सेना में भर्ती किया गया। दुर्भाग्य से युद्ध में उसके भाई की जान चली गई।
दुखी फ्योडोर ने उसका बदला लेने की कसम खाई और ये कहना उचित है कि उसने ऐसा किया, क्योंकि बता दूं कि 1942 और 44 के बीच उन्होंने आश्चर्यजनक रूप से लगभग 429 स्नाइपर को मार गिराया। लेकिन इन तेज निशानेबाजों के कर्तव्य इतने असाधारण होने के बावजूद भी ये हमारे सिमों से काफ़ी पीछे हैं। जी हाँ, अपने 505 से ज़्यादा हेड काउंट के साथ हायहा ने पे गाह माह गाह बोह की तुलना में कम से कम 127, ओह कोह लेप कोव की तुलना में 76 ज़्यादा सैनिक मारे। और ये मत भूलिए कि हायहा ने अपनी असाधारण उपलब्धि दूसरे स्नाइपर्स की तरह सालों में नहीं बल्कि सिर्फ 98 दिनों में हासिल की। और अगर आपको ज़्यादा आश्वस्त करने की ज़रूरत है तो याद रखें कि सिमो ने ये सब किसी स्कोप का इस्तेमाल किए बिना ही किया था। तो भाई ये कहना उचित है कि ये दुनिया की सबसे घातक स्नाइपर के खिताब के लिए कोई बड़ी प्रतियोगिता नहीं है। हाँ, तो हम विंटर वॉर में कहाँ पहुंचे थे? स्टालिन शायद व्हाइट डेथ से डरा हुआ था, इसलिए वो दुनिया पर अपना कब्जा जमाने की योजना के रास्ते में हायहा को अभी आने नहीं देना चाह रहा था, है ना? लेकिन हायहा के फेमस होने के तुरंत बाद उसे अपनी ही दवा का स्वाद देने का प्रयास किया गया। सोवियत कमांडरों ने उसे मारने के लिए काउंटर स्नाइपर्स भेजे, लेकिन उन्हें भी फिन द्वारा सही रास्ते पर लगा दिया गया। इसलिए अब सोवियत ने इसे एक लेवल बढ़ाने का निर्णय लिया और जिस इलाके से स्नाइपर फायरिंग कर रहा था उस इलाके में मोर्टार की बारिश होने लगी। जी हाँ, सोवियत ने सचमुच पूरे जंगल पर बमबारी कर दी, वो भी सिर्फ एक आदमी को मार गिराने के लिए। लेकिन ये सब इतनी आसानी से नहीं होने वाला था। भाई वो ऐसी जगह पर बैठा था कि ज्यादातर शेल्स उसके आसपास भी नहीं गिरे। हालांकि वे सुपर हीरो जरूर थे, लेकिन फिर भी सिमो हमेशा के लिए सोवियत हमले से नहीं बच सका। जी हाँ, 6 मार्च 1940 को जब वे ओलिस्मा के जंगलों में फिनिश ग्राउंड की रक्षा कर रहा था, उस दौरान सिमो के चेहरे पर एक गोली लग गई। उसका जबड़ा फूट गया और उसके चेहरे का ज्यादातर भाग उड़ गया। अचानक से इस व्हाइट डेथ के लिए जैसे सब कुछ व्हाइट हो गया, क्योंकि अब वो फर्श पर गिर पड़ा था। लड़ाई के बाद फिनिश सैनिकों ने सिमो की बेजान लाश की खोज कर ली और बुरे तरीके से उसे भी बाकी डेड बॉडीज के ढेर पर रख दिया। और इन शवों को ठिकाने लगाने से पहले एक फिनिश सैनिक ने इस ढेर से कुछ अजीब हलचल होते हुए देखी। हाँ, सिमो का पैर कांप रहा था। ये चमत्कारी था, वो जीवित था, लेकिन मुश्किल से, क्योंकि उसकी हालत इतनी बुरी थी कि उसके साथी सैनिकों ने बताया कि उसका आधा सर गायब था। अस्पताल ले जाने के बाद हायहा 7 दिनों के लिए कोमा में चला गया, जिस दौरान फिनलैंड ये युद्ध हार गया। क्या ये संयोग था? मुझे नहीं लगता। असल में युद्ध भी उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन हायहा जागा था। कौन जानता है कि शायद सोवियत ने सुना होगा कि वो फिर से उठ रहा है और युद्ध को वहीं खत्म करना चाहता है। युद्ध को समाप्त करने के लिए जिस मॉस्को पीस ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए गए थे, उसके परिणाम स्वरूप फिनलैंड ने अपने क्षेत्र का 11% हिस्सा सोवियत यूनियन को सौंप दिया था। फिर भी जिस सेना का वे मुकाबला कर रहे थे उसके आकार और शक्ति को देखते हुए फिनलैंड में कई लोगों ने इस विंटर वॉर के परिणाम को एक जीत के रूप में देखा। दूसरी ओर सोवियत ने भी अपनी इस प्रगति को एक बड़ी जीत के रूप में देखा। निकिता क्रोवचेव, जो 1950 से 60 के दशक तक सोवियत लीडर थी, उसने दावा किया, हम सभी को अपनी जीत में फिन्स द्वारा हार का एहसास हुआ। विंटर का वॉर प्रभाव सोवियत यूनियन पर उनके मारे गए सैनिकों की संख्या से ज्यादा कहीं भी महसूस नहीं किया गया। जी हाँ, 1,25,000 से ज्यादा सोवियत सैनिक मारे गए थे। सोवियत के मरने वालों की संख्या इतनी बुरी थी कि एक रूसी जनरल ने टिप्पणी की कि जिस भूमि पर उन्होंने विजय प्राप्त की थी वो उन्हें दफनाने के लिए भी काफी नहीं थी। और सोचने वाली बात यह है कि खेत से आए हुए छोटे लड़के सिमो ने उन्हें लगभग 0.5% को अकेले मार गिराया। मौत के साथ मुलाकात करने के बावजूद हायहा युद्ध में बचे भाग्यशाली लोगों में से एक था। उनकी बहादुरी और स्किल्स का सम्मान करने के लिए उन्हें क्रॉस ऑफ लिबर्टी और क्रॉस ऑफ कोल्ला बैटल से सम्मानित किया गया। इससे भी ज्यादा प्रभावशाली बात यह है कि हायहा को कॉर्पोरल से सेकंड लेफ्टिनेंट के पद के लिए प्रमोट किया गया, जो फिनलैंड के इतिहास में मिलिट्री रैंक में सबसे बड़ी छलांग थी। हालांकि ऐसा नहीं कि वो युद्ध के मैदान में आदेशों का पालन करने के लिए अपनी रैंक का जमकर इस्तेमाल करेगा। बता दूं कि हायहा को अपने चेहरे की चोट से उभरने में कई साल लग गए, वो भी लंबे उपचार और 26 सर्जरी के बाद। हालांकि वो पूरी तरह से ठीक हो गया था, लेकिन हायहा ने अपने चेहरे का बायां हिस्सा जीवन भर के लिए खो दिया। लेकिन अपने घावों के कारण जब भी सिमो कहीं बाहर जाता था तो उसे आसानी से पहचाना जा सकता था। जिन लोगों से उसकी मुलाकात हुई उनमें से ज्यादातर ने उन्हें एक युद्ध नायक के रूप में घोषित किया। लेकिन व्हाइट डेथ से टकराकर हर कोई बहुत ही खुश नहीं था। फिनलैंड के कट्टर कम्युनिस्ट ने इस बात को नकार दिया कि वाकई सिमो ने युद्ध के मैदान में इतने सारे सोवियत सैनिकों को मार गिराया, इतना कि उसे उनसे जान से मारने की धमकियां भी मिली थी। भाई, एक तो अपने देश को आक्रमण से बचाओ और फिर तुम्हें इनाम में क्या मिला? उन्हीं लोगों से मारने की धमकी जिनकी आप सुरक्षा करने की कोशिश कर रहे थे। कभी कभी जीवन उचित नहीं होता। ऐसा लग रहा था कि लोग उसके पीछे पड़ गए थे, इसलिए सिमो ने युद्ध के बाद का अपना ज्यादा जीवन अपने घर के बजाय अपने माता पिता और भाई बहन के घर पर बिताने का फैसला किया। सौभाग्य से ये सब सिमो के लिए बुरी खबर नहीं थी। अपने खाली समय के साथ वो जीवन में उस चीज पर लौट आया जिसमें वो सबसे अच्छा था। जी हाँ, शूटिंग। लेकिन इस बार वो सोवियत सैनिकों के लिए नहीं बल्कि मूस को मार रहा था। और अब बर्फीले गड्ढों में डेरा डालने के बजाय वो ग्लैमरस हंटिंग पार्टियों में भाग ले रहा था। खैर, अगर कोई लग्जरी रिटायरमेंट का हकदार था तो वो सिमो ही था।
2002 में 96 साल की लंबी उम्र गुजारने के बाद सिमो हैहा अपने दक्षिण पूर्वी फिनलैंड के घर में शांति से दुनिया छोड़ गया। मजेदार बात यह है कि अपने बाद के सालों में भी वो सोवियत यूनियन को पछाड़कर अपने पुराने दुश्मन पर विजय प्राप्त करने में सफल रहे, जो उनकी मृत्यु से 11 साल पहले ढह गया था। हालांकि सिमो अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उसकी विरासत आज भी जीवित है। सेरास्तुपा के म्यूजियम में पूरी एग्जीबिशन सिमो को समर्पित है, जहां उसकी राइफल गर्व से प्रदर्शित है, और इंटरनेट पर दूसरी जगहों पर लोगों ने वीडियो गेम में उसकी छवि के पात्र बनाए हैं। ये सम्मान का अंतिम संकेत है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके खिलाफ कितनी भी मुश्किलें खड़ी हों। सिमो हैहा ने अभ्यास, धैर्य और शायद थोड़ी सी बर्फ चबाने से दिखाया है कि सबसे असंभव उपलब्धि भी संभव है। भाई, फिनलैंड के एक छोटे से किसान लड़के के लिए आसान बिल्कुल भी नहीं है। आपको क्या लगता है? आपने दुनिया के सबसे घातक स्नाइपर को किस तरह से देखा? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं, और देखने के लिए शुक्रिया।